हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हमारा आज का पॉइंट है वो है रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग। रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग में ऐसा होता है कि हम जो भी वर्क करते हैं उसमें हमारा ब्रीथिंग रेगुलेट करना, मेंटेन करना जरूरी होता है। कैसे? देखिए, हम अगर भागते हुए किसी जगह से आ रहे हैं तो हमारी ब्रीथ क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। आपने सभी ने देखा है, बढ़ती है। बढ़ने के बाद क्या वो ऐसे रहती है? नहीं, वो हमारी ब्रीथिंग कंट्रोल हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है, क्योंकि हम वैसे ही कंटिन्यूसली नहीं रह सकते। तो कुछ देर के बाद वो ब्रीथिंग एज इट इज नॉर्मल हो जाती है। वो होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम वैसे ही कंटिन्यूसली लॉन्ग ब्रीथ नहीं कर सकते। तो इससे ही हम क्या बोलेंगे? रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग। अगर बड़ी है नॉर्मल से ज़्यादा तो उसे नॉर्मल करना, या कम हुई है नॉर्मल से तो उसे फिर से नॉर्मल लाना, इसे ही बोलते हैं रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग। और ऐसा करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि किसी एक्टिविटी के वक्त हमारी ब्रीथिंग अगर चेंज हो जाती है तो वो एज इट इज कंडीशन में हम कंटिन्यूसली नहीं रह सकते, हमें उसे वापस नॉर्मल लाना जरूरी है। और यही काम को, इसी प्रोसेस को, इसी मैकेनिज्म को बोला है रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग। और ये कंट्रोल कौन करता है? तो दिस इज द रिफ्लेक्शन सेंटर ऑफ आवर ब्रेन इज नोन एज द मेडुला। हमारे ब्रेन में एक और पार्ट होता है जिसका नाम है मेडुला ऑब्लोंगाटा। ये पूरा नाम है उसका, वो है हमारा मेडुला। ये मेडुला कंट्रोल करता है हमारे 4 वाइटल प्रोसेस को, इम्पोर्टेंट प्रोसेस को, विच प्रोसेस आर वेरी इम्पोर्टेंट फॉर आवर नॉर्मल लिव। हमारे जीने के लिए ऐसे 4 प्रोसेस बहुत ज़रूरी है। जैसे उसमें एक है हमारा रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है तो वो है हमारा मेडुला। और उसमें जो पार्ट होता है उसको नाम दिया है रेस्पिरेटरी सेंटर। Respiratory center is present in the medulla which control and regulate the breathing और respiration। ठीक है, इसका काम होता है रेगुलेशन, कंट्रोल करना, उसका रेगुलेशन करना। क्योंकि किसी एक्टिविटी वक्त, किसी फंक्शन के वक्त, किसी इमोशनल के वक्त हमारी ब्रीथ, हमारा रेस्पिरेशन चेंज हो जाता है। जैसे हम दौड़ते हुए, मैंने पहले बताया, एक हमारा फंक्शन हो गया, एक्टिविटी हो गई। हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे, ये दूसरी एक्टिविटी हो गई। हम साइकिल चला रहे, ये तीसरी एक्टिविटी हो गई। हम घबरा गए, ये एक और एक्टिविटी हो गई। तो हम कोई एक्साइट हो गए किसी कारण से, ये भी एक एक्टिविटी हो गई। तो ऐसे डिफरेंट एक्टिविटी के वक्त हमारा रेस्पिरेशन चेंज हो जाता है, नॉर्मल से ज़्यादा या कम। तो उसे वापस नॉर्मल लाना, रेगुलेट करना, ये काम है मेडुला का। तो ऐसे 2 सेंटर होते हैं हमारे ब्रेन में, एक होता है मेडुला एंड दूसरा होता है पॉन्स। 2 पार्ट which present inside the brain which control and regulate our respiration और breath। ओके, तो इसका काम होता है रेगुलर करना और मेंटेन करना। तो ऐसे हमारे ब्रेन में 3 पार्ट होते हैं। जैसे पहला पार्ट हो गया डोर्सल सेंटर ऑफ न्यूरॉन्स। डोर्सल सेंटर ऑफ न्यूरॉन्स प्रेजेंट इन मेडुला। सेकंड है वेंट्रोलैटरल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन प्रेजेंट इन मेडुला। एंड थर्ड वन इज द न्यूमोटैक्सिक सेंटर प्रेजेंट इन पॉन्स। ऐसे 3 न्यूरॉन ग्रुप्स होते हैं हमारे ब्रेन में। ये 3 न्यूरॉन ग्रुप्स का काम होता है कि हमारे रेस्पिरेशन को, ब्रीथ को रेगुलेट करे। तो जिसमें पहला जो डोर्सल ग्रुप होता है, डोर्सल सेंटर होता है न्यूरॉन्स का, जो मेडुला में प्रेजेंट होता है, इसका काम होता है इंस्पायरेशन कंट्रोल करना। इंस्पायरेशन कंट्रोल करना, ये इसका काम होता है। सेकंड वेंट्रो जो होता है, वेंट्रोलैटरल ग्रुप
ऑफ न्यूरॉन प्रेजेंट मेडुला, इसका काम होता है दोनों के दोनों फंक्शन कंट्रोल करना। मीन्स रेस्पिरेशन में इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन दोनों के दोनों एक्टिविटी को कंट्रोल करना। और तीसरा जो हमारा होता है न्यूमोटॉक्सिक सेंटर प्रेजेंट, ये कंट्रोल करता है रेस्पिरेशन को नॉर्मल करना या फिर रेगुलेट करने का काम करता है। क्या करता है? रेगुलेट करने का काम करता है। ऑल्सो इट ऑल्सो प्रोड्यूस द अनदर एक मोमेंट, इसमें होता है स्लीपीनेस ऑफ आइज, ये भी उसका फंक्शन है। साथ में रैपिड मूवमेंट ऑफ आइज, साथ में रैपिड मूवमेंट ऑफ आइज। हमारे तीन सेंटर, तीन न्यूरॉन का ग्रुप होता है मेडुला में, पॉन्स में। इसमें से तीनों ग्रुप अलग अलग फंक्शन करते हैं। जैसा पहला ग्रुप है डोर्सल, ये काम करता है इंस्पायरेशन का। दूसरा ग्रुप है वेंट्रो, ये काम करता है या कंट्रोल करता है इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। और तीसरा ग्रुप है न्यूमोटैक्जिक, इसका काम है रेगुलेट इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन और ब्रीथिंग, आल्सो प्रोड्यूस रैपिड आई मूवमेंट एंड स्लीपीनेस ऑफ द आईज। इस तरह के एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। तो हमारा जो रेस्पिरेशन रेगुलेशन फंक्शन है बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी की वजह से कई ऐसे एक्टिविटी के बाद हमारा रेस्पिरेशन बढ़ जाता है, तो वो नॉर्मल होना जरूरी है। अगर हम वैसे बड़े हुए रेस्पिरेशन ज्यादा देर तक रह नहीं सकते। और ये बढ़ता क्यों है? क्योंकि जब हम कोई ऐसी एक्साइटमेंट एक्टिविटी करते हैं या कोई एक्सरसाइज करते हैं, तब ऑक्सीजन की डिमांड बॉडी में बढ़ जाती है। ऑक्सीजन की डिमांड जब बॉडी में बढ़ती है तो सर्कुलेशन बढ़ जाता है। जब सर्कुलेशन बढ़ता है तो उस समय बॉडी में जो ऑक्सीजन होता है वो कंज्यूम हो जाता है। तो बाहर के एनवायरनमेंट से ज्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम करने की या बॉडी में लाने की कोशिश की जाती है, जिसके लिए हमारे ये जो सेंटर है मेडुला में, पॉन्स में प्रेजेंट है, ये सेंटर क्या करते हैं? रेस्पिरेशन बढ़ा देते हैं और बाहर का मैक्सिमम ऑक्सीजन बॉडी में अंदर लेने की कोशिश की जाती है, ताकि ऑक्सीजन डिमांड को फुलफिल किया जाए। जब इस तरह का फुलफिलमेंट कंप्लीट हो जाता है, रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाती है, तो हार्ट बीट भी रेगुलेट हो जाती है। और हार्ट बीट रेगुलेट का काम भी कौन करता है? यही सेंटर करते हैं, विच प्रेजेंट इन द मेडुला। आल्सो दे रेगुलेट एंड मेंटेन द रेस्पिरेशन, because this respiratory center also present in the medulla। तो ये हो गए हमारे क्या ऐसे एक्टिविटी कंट्रोल करने वाले मेडुला एंड पॉन्स जो सेंटर्स के अंदर होते हैं, और ये हमारी एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं, रेस्पिरेशन को रेगुलेट करते हैं। समझ में आ गया? हम ऐसे मूवमेंट करना जरूरी है, क्योंकि डिमांड बढ़ती है इसलिए मूवमेंट फास्ट हो जाती है। डिमांड कंप्लीट हो जाती है तो मूवमेंट नॉर्मल हो जाती है। ऑक्सीजन एंटर होता है लंग्स में, लंग्स एक्सपांड हो जाता है। एक्सपांड होने के लिए उसे ऑर्डर मिलता है रेस्पिरेटरी सेंटर से। उसके बाद वो एक्सपांड होने के बाद फिर कॉन्स्ट्रिक्ट होता है और लंग्स की हवा बाहर पुश करता है, वो सब भी ऑर्डर देता है रेस्पिरेटरी सेंटर। तो जब लंग्स एक्सपांड होते रहता है तो इनफ क्वांटिटी में जब एयर लंग्स में भर जाती है, तब उसके बाद रेस्पिरेटरी सेंटर क्या करता है? लंग ब्रस्ट ना हो जाए इसलिए उसी प्रोसेस को उसी वक्त इनहिबिट करके न्यू रेस्पिरेशन प्रोसेस को बिगिन करता है, स्टार्ट करता है। और जब बिगिन करता है तो न्यू रेस्पिरेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। पहली रेस्पिरेशन प्रोसेस में क्या हुआ कि हमारे लंग्स का कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गया और ऑक्सीजन अंदर आ गया। जैसे ऑक्सीजन अंदर आ गया, ये एक्सपांड हो गया, तो रेस्पिरेटरी सेंटर ने उसको इनहिबिट कर दे प्रोसेस को, और दूसरी प्रोसेस चालू कर दे कि कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सपेल करे। तो इस तरह की जब ये प्रोसेस होती है, ये प्रोसेस इसलिए होती है कि लंग्स कंटिन्यूसली एयर अंदर लेता रहेगा, तो हो सकता है ब्रस्ट हो जाए, उससे कुछ डैमेज हो जाए, तो वो ना हो तो प्रोसेस वही स्टॉप करके नए प्रोसेस बिगिन करना। इसी इवेंट को बोलते हैं हेयरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स। इसी इवेंट को बोलते हैं
हियरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स इसी इवेंट को बोलते हैं। जब एक्सपायरेशन होता है, इंस्पायरेशन होता है, तो ये रेस्पिरेटरी सेंटर अपने उस प्रोसेस को इनहिबिट करके दूसरे रेस्पिरेशन प्रोसेस स्टार्ट करता है। इसी इफेक्ट को बोलते हैं हियरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स। लंग्स के एक कैपेसिटी के बाहर उसको एक्सपांड नहीं होने देना है, उसको इनहिबिट करना है और नेक्स्ट रेस्पिरेशन प्रोसेस स्टार्ट करना है। अब जब ऐसे कुछ सिचुएशंस आते हैं, ऐसे कुछ कंडीशंस आती है, तब ये जो प्रोसेस होती है हमारे रेस्पिरेशन की, जिसे कंट्रोल करता है हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर, ये वॉलंटरी से इनवॉलंटरी दोनों मोमेंट में कन्वर्ट हो जाती है सिचुएशन के हिसाब से। कहाँ पे कन्वर्ट हो जाती है? वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी। ये तो आपको पता है वॉलंटरी इनवॉलंटरी क्या होता है। वॉलंटरी वो जो वर्क करे हमारे विश के ऊपर, और इनवॉलंटरी वो जो हमारे विश के ऊपर वर्क ना करे। मीन्स अगर रेस्पिरेशन प्रोसेस इनवॉलंटरी है तो वो हमारी इच्छा से नहीं, अपने आप कर रही है। बराबर है, हम कभी कभी अपने कामों में इतने बिजी हो जाते हैं, स्पेशली मोबाइल देखने में, तो हम सांस लेना अगर कहीं भूल गए तो इसीलिए ये इनवॉलंटरी रहती है, उस समय इनवॉलंटरी रेस्पिरेशन करती है। लेकिन जब हम ऐसा कुछ सिचुएशन आ जाए, जैसे कि कई एरिया में गैस लीक हो गई है, ज़्यादा डस्ट पार्टिकल है, ज़्यादा फाइबर्स पार्टिकल्स है, तो इस तरह के फिर डस्ट से भरी हुई कोई एयर या एनवायरनमेंट वहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है, तो उस सिचुएशन से हमें निकलना है, तो हम थोड़ी देर के लिए अपने रेस्पिरेटरी प्रोसेस को वॉलंटरी में डाल के उसको रोक सकते हैं, जिससे हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। तो इस तरह से हमारे रेस्पिरेटरी प्रोसेस क्या हो जाती है? वॉलंटरी भी हो जाती है और इनवॉलंटरी भी वर्क करती है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, वो है मॉडिफाइड रेस्पिरेटरी मूवमेंट। मॉडिफाइड रेस्पिरेटरी मूवमेंट में वो मूवमेंट होती है जिसमें अगर कुछ ऐसी अनइवन सिचुएशन आ जाए जिसकी वजह से हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में या रेस्पिरेटरी सिस्टम में किसी तरह का डैमेज या फिर हार्मफुल इफेक्ट हो जाए, तो उससे रोकने के लिए इस तरह की मॉडिफाइड रेस्पिरेटरी मूवमेंट होती है। या सीधे सीधे वर्ड में हम ऐसा करेंगे, दिस इज द प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म। दिस इज द प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म। और ऐसी मैकेनिज्म, ऐसे मोमेंट्स होना क्यों जरूरी है? जैसे एग्जांपल जो मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि हम जब खाना खाते हैं तो जिस निवाले को हम निगलते हैं उस समय हमारे रेस्पिरेटरी प्रोसेस जो होती है थोड़ी देर के लिए स्टॉप हो जाती है। रेस्पिरेटरी सेंटर क्या करता है? हमारा इस प्रोसेस को स्टॉप कर देता है। क्यों करता है? ताकि हम आसानी से वो निवाला निगल सके, इसलिए रेस्पिरेटरी प्रोसेस को स्टॉप कर देता है और रेस्पिरेटरी ओपनिंग का जो रहता है पैसेज, उसको क्लोज कर देता है। लेकिन अगर हम खाना खाते वक्त या फिर निवाला मुंह में रहते वक्त बात करने की कोशिश करें तो रेस्पिरेटरी सेंटर स्टिमुलेट हो जाता है और रेस्पिरेशन पैसेज होता है, रेस्पिरेटरी जो पैसेज होता है वो पैसेज ओपन हो जाता है, जिसकी वजह से फूड के कुछ पार्टिकल्स एयर वे में या एयर पैसेज में या रेस्पिरेटरी पैसेज में एंटर करने की कोशिश करते हैं। उससे एक हार्मफुल इफेक्ट हो सकता है, हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन डैमेज हो सकता है। तो ये मॉडिफाइड रेस्पिरेटरी मूवमेंट या फिर प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म उस समय स्टिमुलेट हो जाती है और वो जोर से फोर्सफुली उस अनवांटेड मटेरियल को रेस्पिरेटरी पार्ट से और सिस्टम से बाहर फेंक देती है, जिसे हम कॉमन लैंग्वेज में ठसका बोलते हैं। तो ये करना जरूरी है ताकि अनवांटेड मटेरियल हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन में ना जाए और उसे डैमेज ना करे। तो जिसमें हम जांबई भी देते हैं, ओविंग करते हैं, तो ओविंग करना भी एक रेस्पिरेटरी मॉडिफाइड मैकेनिज्म है या मूवमेंट है जो हमें इस तरह के अनइवन सिचुएशन में यहाँ स्टिमुलेट करने की प्रोसेस करती है। जैसे अगर हम किसी चीज़ से बोर हो गए तो हम ओविंग करना मतलब अपने आप को रिफ्रेश करना, एक तरह से एक प्रोसेस है जो प्रोसेस मॉडिफाइड रेस्पिरेटरी मूवमेंट पे इंक्लूड की गई है। तो आपको समझ में आ गया होगा मॉडिफाइड रेस्पिरेटरी मूवमेंट ऐसी मूवमेंट है जो अनइवन सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए और बॉडी के रेस्पिरेटरी पार्ट ऑर्गन को या सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाएगी, एक तरह से या होने वाले एक तरह की मूवमेंट या मैकेनिज्म है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया बच्चों। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, वो है हमारा नेक्स्ट पॉइंट
वो है कॉमन डिसीज और डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सेंटर और रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें एक तो कॉमन डिसीज हमारा ये है, हो सकता है अस्थमा, दूसरा हो सकता है निमोनिया, तीसरा हो सकता है ब्रोंकाइटिस। इस तरह के मेन जो डिसीजेस है वो ये तीन है, अस्थमा, न्यूमोनिया एंड ब्रोंकाइटिस। अस्थमा डिसीज के बारे में ये होता है कि अस्थमा में हमारा जो रेस्पिरेटरी पाथवे होता है, पैसेज होता है, वो नैरो हो जाता है, जिसकी वजह से उसके इनर म्यूकस लेयर स्टिमुलेट हो जाती है और जो भी एयर पैसेज होता है वो उसे ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं, जिससे पेशेंट को रेस्पिरेशन करते वक्त थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है। वो हो गया अस्थमा। नेक्स्ट है निमोनिया। निमोनिया इज़ द इन्फेक्शियस डिसीज विच कॉज बाय माइक्रोबैक्टीरियल इन्फेक्शन, स्पेशली स्ट्रेप्टोकोकाई। स्ट्रेप्टोकोकाई जैसे बैक्टीरिया का इन्फेक्शन अगर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में या रेस्पिरेटरी सिस्टम में हो जाए तो जिसकी वजह से निमोनिया जैसा डिसीज डिसऑर्डर होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है। वो कब होती है? जब इस तरह के बैक्टीरिया लंग्स में आ जाते हैं और लंग्स का स्पॉन्जीनेस लॉस हो जाता है, कॉन्स्ट्रिक्शन होना या एक्सपांस होना लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से इनर लेयर में लंग्स के एक तरह से इन्फेक्शन प्रोड्यूस होता है और वहाँ पे लिक्विड प्रिपरेशन सीक्रेट होना चालू हो जाता है। इस तरह के सिचुएशन को बोला है निमोनिया। अब नेक्स्ट पॉइंट है ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस का सीधा सीधा मीनिंग होता है इन्फेक्शन इन द ब्रोंकाई। ब्रोंकाइटिस का मीनिंग होता है इन्फेक्शन इन द ब्रोंकाई। अगर इनर ब्रोंकाई लेयर में किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाए ड्यू टू द डस्ट, माइक्रोबियल, पोलन ग्रेन्स और उसकी वजह से वहाँ पे एक्स्ट्रा सिक्रेशन सीक्रेट हो जाए, जो एक्स्ट्रा सिक्रेशन क्या करेगा? ब्रोंकाई के इनर लेयर को एक तरह से ब्लॉकेज करने की कोशिश करेगा, उसकी वजह से एयर पैसेज हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा। उसी डिसीज डिसऑर्डर को बोला है ब्रोंकाइटिस। ये दो तरह के हो सकते हैं, एक्यूट एंड क्रोनिक। ये दो तरह से हो सकते हैं, एक्यूट एंड क्रोनिक। और इसमें एक्यूट सिचुएशन ये हो सकती है कि पहले से उसको धीरे धीरे इस तरह का इन्फेक्शन प्रोड्यूस हो रहा है, और क्रोनिक ये हो सकता है कि सडनली इस तरह का इन्फेक्शन उसको प्रोड्यूस हो जाए। तो ये मैंने सिर्फ कॉमन 3 डिसीजेस बताए हैं, इसको और कुछ डिसीजेस है लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट अस्थमा, न्यूमोनिया एंड ब्रोंकाई है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गएगा बच्चों। तो हम अभी इसे कंटिन्यू करेंगे, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, वो है आर्टिफिशियल वेंटिलेशन। आपने कई बार वर्ड सुना होगा, वेंटिलेशन पे रखा है पेशेंट को, पेशेंट वेंटिलेशन पे है, तो इसका मीनिंग ये होता है कि उस पेशेंट को आर्टिफिशियली रेस्पिरेशन कराया जा रहा है। क्या मीनिंग होगा इसका? आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। ये हो गया द मैकेनिज्म इन विच आर्टिफिशियली रेस्पिरेशन इज प्रोड्यूस इज नोन एज द आर्टिफिशियल वेंटिलेशन। समझ में आ गया? कैसा होता है? कुछ ऐसे पेशेंट इस कंडीशन में होते हैं कि नॉर्मल ब्रीथ वो नहीं कर पाते या नहीं कर सकते, तब ऐसे सिचुएशन में पेशेंट को एक मशीन द्वारा या मैन्युअली उसको रेस्पिरेशन कराया जाता है। अब मैंने 2 वर्ड बोले हैं, पहला बोला है मैनुअल और दूसरा बोला है मैंने मशीन द्वारा, और सेकंड वर्ड बोला मैंने मशीन द्वारा। मैनुअल वर्ड मैंने इसलिए बोला है, मतलब हम जब किसी पेशेंट को ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि वो रेस्पिरेशन नहीं कर पा रहा है तो हम उसे आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दे रहे हैं या करवा रहे हैं। तो पहला मैंने कहा मैनुअल था, हाँ, तो मैनुअल रेस्पिरेशन ये होता है बच्चों, जब कोई पेशेंट ऐसी सिचुएशन में फंस जाए और इमीडिएटली उसको रेस्पिरेशन देने की ज़रूरत पड़ जाए, जबकि हमारे पास कोई हॉस्पिटल या कोई मशीन इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तब हम उसको मैनुअली रेस्पिरेशन प्रोवाइड करते हैं। माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन, उसको बोला है मैनुअल रेस्पिरेशन। यह होता है माउथ टू माउथ। इसमें क्या करते हैं कि पेशेंट जब
कॉन्शियस सिचुएशन में है और किसी कारण से हार्ट अटैक बोलो या चोकिंग बोलो या साइलेंट के वक्त उसको प्रॉब्लम हो गया या फिर एरिया में अच्छा ऑक्सीजन सप्लाई नहीं है जिसकी वजह से उसको रेस्पिरेशन में या ब्रीथ करने में डिफिकल्टी जा रही है, या अस्थमा का पेशेंट है जिसको अस्थमा का अटैक आया है, तो ऐसे पेशेंट को उसी सिचुएशन में माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन करवाया जाता है ताकि हमारे माउथ द्वारा उसके मुंह के अंदर फोर्सफुली एयर फिल की जाती है, भेजी जाती है, भरी जाती है, जिसकी वजह से उसका रेस्पिरेशन चालू हो जाए। ये हो गया इमीडिएट ट्रीटमेंट और इमीडिएट फर्स्ट एड ट्रीटमेंट जब पेशेंट अनकॉन्शियस सिचुएशन में आ जाए, ऐसे कुछ सिचुएशन में फंस जाए जिसकी वजह से वो ब्रीथ ना कर पाए। तो ये हो गया मैनुअल। अब दूसरा होता है मशीन द्वारा, आर्टिफिशियल मशीन द्वारा वेंटिलेशन कराना। उस मशीन को बोलते हैं वेंटिलेटर। क्या बोलते हैं? वेंटिलेटर। द मशीन विच प्रोड्यूस आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन टू द अनकॉन्शियस और कॉन्शियस पेशेंट ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, दैट मशीन इज नोन एज द वेंटिलेटर। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन कराना, ये मशीन का काम होता है पेशेंट को ऐसे रेस्पिरेशन प्रोवाइड करना जिसे वो नॉर्मल ब्रीथ नहीं कर सके। नॉर्मल ब्रीथ कराने के लिए उसको इंस्टिट करना, इस तरह का इस मशीन का काम होता है। अब ये मशीन क्या करती है? एक तो ये मशीन करेंगी कि ऑक्सीजन जो है वो इंस्पायर करेंगी ह्यूमन बॉडी में, एक काम करेंगी। दूसरा काम करेंगी CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपेल आउट। ठीक है, ये हो गया इसका काम। ये दो काम कर लिए। अब तीसरा फंक्शन रहेगा इस मशीन का, वो फंक्शन रहेगा हेल्प द ब्रीथ टू पेशेंट, पेशेंट को ब्रीथ करने में हेल्प करना। तो ये हो गए वेंटिलेटर के 3 फंक्शन या 3 वर्क जो वेंटिलेटर मशीन आर्टिफिशियली रेस्पिरेशन करा के देंगी पेशेंट को। एक ऑक्सीजन इनहेल करेंगी, 2 कार्बन डाइऑक्साइड बाहर एक्सपेल आउट करेंगी, 3 हेल्प करेंगी पेशेंट को नॉर्मल ब्रीथ या ब्रीथ करने के लिए ड्यूरिंग अनइवन सिचुएशन और अनकॉन्शियस पेशेंट। तो ये हो गया हमारा आर्टिफिशियल वेंटिलेशन, जिसमें आर्टिफिशियली हम रेस्पिरेशन कराएंगे पेशेंट को 2 तरह से, मैनुअली या फिर मशीन द्वारा। अब मशीन तो हॉस्पिटल में ही होंगी, तो जाहिर बात है जब पेशेंट हॉस्पिटल में है तो मैनुअल की ज़रूरत नहीं, उसको मशीन द्वारा कराए जाएंगे। लेकिन अगर पेशेंट कैसी जगह पे जहाँ पे हॉस्पिटल की सर्विसेज प्रोवाइड नहीं है या फिर ऐसी कुछ सिचुएशन वाली मशीन्स वहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो मैनुअली करना पड़ेगा। जब तक कोई इमरजेंसी टीम वहाँ पे आके उस पेशेंट को हैंड ओवर नहीं करती तब तक हमें माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन पेशेंट को देना होता है। तो ये हो गए हमारे आर्टिफिशियल वेंटिलेशन। तो यहीं पे हमारा रेस्पिरेशन टॉपिक खत्म होता है। हम नेक्स्ट टॉपिक चालू करेंगे हमारा सर्कुलेशन। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। ओके।